हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देखते स्टेप बाय स्टेप। देखो, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे मान लो एग्जांपल है, हाउ मेनी 3-digit numbers, how many 3-digit numbers can be formed, how many 3-digit numbers can be formed using the digits 1, 2 and 3 without repetition, using the digit 1, 2 and 3 without repetition। देखो, आपको यहाँ पे 3-digit नंबर बनाना है बाय यूजिंग दिस डिजिट्स, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर, ध्यान रखना उसकी तरफ। तो आप कैसे लिख सकते हो नंबर को? देखो, कोई बच्चा बोलेगा कि सर ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, ये 3D नंबर बन गया। कोई बच्चा बोलेगा सर नहीं 1, 3, 2 बोलेगा, या 3, 1, 2 बोल दो आप, या 2, 3, 1 बोल दो, या 2, 1, 3 बोल दो, या 3, 2, 1 बोल दो, है ना। तो ये इसका मतलब कितने वेज है आपको, यानी ये 3 डिजिट जो है ना, इसको अरेंज करके आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो आपके पास ये वाले जो है ना, ये इसको बोलेंगे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करके आपको कुछ r ऑब्जेक्ट्स बनाना है ना। तो यहाँ पे 6 अलग अलग तरीके आएंगे। तो जब भी आप दिए हुए ऑब्जेक्ट को यूज करके अगर आपको कुछ अरेंजमेंट करना होगा, और उस अरेंजमेंट में ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होगा, यानी रिपीटेशन नहीं होने चाहिए वगैरह, ऐसे उसको बोलते हैं हम लोग परम्यूटेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन को और डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है? देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ना 2 रूल हम लोग यूज करते हैं हमेशा, एडिशन यूज करते हैं और मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। एडिशन यूज करते हैं और मल्टीप्लिकेशन हम लोग यूज कर लेते हैं, है ना। एडिशन यूज होता है और मल्टीप्लिकेशन यूज होता है। अब एडिशन किस केस में लगा देना और मल्टीप्लिकेशन किस केस में लगा देना ना, इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसके लिए मैं एक को एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोग चलो एक सिटी ए में हो, अगर आपको सिटी ए से सिटी बी जाना है, सिटी ए से सिटी बी जाना है आपको, उसको जाने के 3 रास्ते हैं। एक तो आप फ्लाइट से जाओ, ट्रेन से जाओ, या रोड से जाओ। लेकिन फ्लाइट से जब जाओगे ना, उसमें भी 2 ऑप्शन है। फ्लाइट में आप जा सकते हो इंडिगो फ्लाइट से या जेट एयरवेज से। ट्रेन में जा सकते हो शताब्दी एक्सप्रेस होगा, या अपना कोई तो आप पकड़ के चलो, कोई तो गोवा एक्सप्रेस होगा, ऐसा कुछ तो है, शताब्दी या गोवा एक्सप्रेस। लेकिन जब रोड से जाओगे तब आप एक तो बस से जा सकते हो, या बाइक से, या कार से। ठीक है, उसके बाद अब हमको क्या करना है ना, हमको बी से सिटी सी जाना है। लेकिन सिटी सी छोटा है, उसके जाने के ज़्यादा रास्ते नहीं है। तो सिटी सी जाने के लिए बी से आपको 2 ही ऑप्शन है। ट्रेन में फिर आएगा शताब्दी या गोवन एक्सप्रेस, और रोड में आपके पास ऑप्शंस हो गए बस, बाइक और कार। ठीक है, बस, बाइक और कार ऐसे आपके पास ऑप्शंस है। तो अगर मैंने आपको पूछा ए से सी जाने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस है? आप ए से लेकर सी तक जा सकते हो।
तो उसको ढूंढने का तरीका होता है, ध्यान रखना, और वर्ड का यूज होता है और एंड वर्ड का यूज होता है ना। तो ध्यान रखना, जब और लगाओगे तब एडिशन कर देना, एंड लगाओगे तब मल्टीप्लिकेशन कर देना। बस इतना सा तो पार्ट है। और बोलेंगे तो एडिशन, एंड बोलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन। देखो अब मैं आपको सिंपल सा पहले पूछता हूँ, ए से सी जाने के लिए पहले ए से बी जाओ। ए से बी जाने के लिए क्या क्या रास्ते हैं आपके पास? फ्लाइट है, ट्रेन है और रोड है। तो देखो इसको ऐसे रीड कर देना है, फ्लाइट और ट्रेन और रोड। लेकिन फ्लाइट में भी कितने ऑप्शन है? फ्लाइट में भी आपके पास कितने ऑप्शन है? करेक्ट, फ्लाइट में आपके पास 2 ऑप्शन है, ट्रेन में भी आपके पास 2 ऑप्शन है और रोड में आपके पास 3 ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अब फ्लाइट से जाओगे तो 2 ऑप्शन होंगे, 2। इसको भी ऐसे रीड करना है ना, इंडिगो और जेट। इंडिगो और जेट यानी ये 1+1 हो जाएगा ना, इंडिगो और जेट 1+1। ट्रेन की भी 2 ऑप्शन है, लेकिन इसको कैसे रीड करोगे? शताब्दी और गोवन एक्सप्रेस। रोड से भी 3 ऑप्शन है, बस और बाइक और कार। इसका मतलब ए से बी जाने के लिए टोटल ऑप्शंस कितने पास हो गए आपके पास? ये 4 और ये 3 7 हो गए ना, 7 ऑप्शंस हो गए, 7 ऑप्शंस हो गए। इस तरीके से ए से बी जाने के आपके पास 7 वेज है। कितने वेज है? 7। लेकिन अब आप जब बी से सी जाओगे ना तब एंड वर्ड यूज करना पड़ेगा। इसको ऐसे यूज करना पड़ेगा, देखो ए से बी एंड बी से सी। तो इसका मतलब अब मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। अब देखो, अब बी से सी जाओगे तो उसके पास आपके पास 2 रास्ते हैं, शताब्दी या गोवन। तो शताब्दी और गोवन को कैसे रीड करोगे? शताब्दी और गोवन 2 हो जाएगा, बाइक और बस और कार 3 हो जाएगा। करेक्ट, यानी ये यहाँ से 2 आ रहे हैं और यहाँ से 3 आ रहे हैं, लेकिन एंड वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, बी के बाद एंड वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो बी तक कितने वेज से? 7। तो उसमें एंड होगा, तो 7 × 2। अगर इस ऊपर के रास्ते से जाएंगे तो इंटू क्यू, क्योंकि ए से बी एंड बी टू सी, इसलिए 7 × 2। लेकिन इस रास्ते से ट्रेन से जाएंगे तो 2 ऑप्शन है, लेकिन रोड से जाओगे तो आपके पास 3 ऑप्शन है। तो ट्रेन और रोड, और का मतलब प्लस करना पड़ेगा फिर से आपको, तो 7 × 3 हो जाएगा। करेक्ट, तो इसका मतलब 7 × 2 14, 7 × 3 21। तो उसके बाद ए से सी जाने के लिए आपके पास 35 ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है? 35। एक बार ये और एंड का आपको फंडा अगर समझ में आ गया ना, तो बस यही तो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें दूसरा कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसान चैप्टर ये वाला, ठीक है। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अब एग्जाम्पल जो पढ़ेंगे ना उसको हम लोग बोलेंगे फिलिंग द वैकेंट स्पेसेस। फिलिंग द वैकेंट स्पेसेस, फिलिंग द वैकेंट स्पेसेस। अब इसका फिलिंग द वैकेंट स्पेस का मतलब क्या होता है ना, इसका मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 4 डिजिट्स numbers can be formed, how many 4 digit number can be formed using 1 2 3 4 5, इसके ब्रैकेट में आ जाएगा विदाउट रिपीटेशन है ना। तो देखो आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है बाय यूजिंग दिस डिजिट्स। तो रिपीटेशन किसी नंबर का नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, उसको बोलते हैं फिलिंग द वैकेंट स्पेसेस। अब फिलिंग द वैकेंट स्पेसेस क्या होता है? देखो अब फिलिंग द वैकेंट स्पेस क्या होता है ना, आप काम करो, कितना डिजिट नंबर बनाना है आपको? 4 डिजिट नंबर बनाना है ना। तो 4 खाली जगह रख दो, 1 2 3 4। अभी वैकेंट स्पेस है ना, इसको भरना है आपको। अब देखो उसके लिए आपको 5 डिजिट यूज करना है। 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपको 5 डिजिट यूज करना है। तो देखो, तो पहले स्थान पर देखो आपके पास नंबर कैसा है, 1 2 3 4 और 5। पहले स्पेस पर, पहले जगह पर आप इन 5 में से कोई भी नंबर रख सकते हो ना। तो पहले जगह को फिल करने के लिए आपके पास 5 रास्ते हैं। करेक्ट,
पहले जगह पर आपके पास 5 रास्ते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जब सेकंड जगह पर आओगे ना, तो क्या किया आपने कि 5 में से एक नंबर तो इसमें चला जाएगा पहले जगह पर। मान के चलो मैंने 5 पहले जगह पर अगर एक नंबर रखा, नंबर डिजिट 1 रखा, तो अब कितने डिजिट मेरे पास बच रहे हैं? 4। तो सेकंड स्पेस को भरने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से कोई तो हो जाएगा। उसके बाद इन चारों में से एक नंबर सेकंड जगह पर चला गया। अब मेरे पास डिजिट्स कितने बचे? 3। अब 3 में से ये वाला कोई तो जगह फिल हो जाएगा। अब मेरे पास बचे 2 ही नंबर, 2 नंबर में से एक कोई तो फिल कर देगा इसको, करेक्ट। अब देखो, अब यहाँ पे अब देखो, अब आगे आसानी से हम देखो 5 एंड, अब इसको एंड बोलना पड़ेगा ना, एंड का मल्टीप्लिकेशन होगा। 5 वेज है अरेंजमेंट के, पहले स्थान पर 1 2 3 4 5 में कोई भी रख सकते हैं ना। यहाँ पे आप पहली जगह पर 1 रख सकते हो, पहली जगह पर 2 रख सकते हो, पहली जगह पर 3 रख सकते हो, पहली जगह पर 4 रख सकते हो, या पहली जगह पर 5 रख सकते हो। तो 5 वेज है आपके अरेंज करने की। तो ये और में आता जाएगा ना, 1 और 2 और 3 और 4 और 5। तो इसका मतलब कितने रास्ते हो गए? 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड कर दो ना, और में 5 ऐसे रास्ते हो जाएंगे ना। फिर उसके बाद इसमें फिर से ऐड होगा ना, 5 रास्ते होंगे, दूसरी जगह पर 2 रास्ते होंगे, ऐड बोलना पड़ेगा, और बोलना तो मतलब नहीं बनता ना। दूसरी जगह पर 4 रास्ते होंगे, तीसरी जगह पर 3 रास्ते होंगे, और चौथी जगह पर 2 रास्ते होंगे। तो इसका मतलब ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं? 120 4 डिजिट नंबर यहाँ पे बन सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड होता, अगर मान के चलो रिपीटेशन यहाँ पे अगर अलाउड होता, तो हम लोग इसको कैसे करते? तो देखो, फिर से फिलिंग द वैकेंट स्पेसेस। अब रिपीटेशन अलाउड होता, इसका मतलब अगर मैंने पहली जगह पर 1 रखा, दूसरे पर भी 1 रख सकता हूँ, तीसरे पर भी 1 रख सकता हूँ, चौथे पर 1 रख सकता हूँ। इसका मतलब अब हर एक जगह पर वो कम नहीं हो जाएगा, हर एक जगह पर 5 वेज होंगे ना। फिर रिपीटेशन अलाउड होगा तो 5 वेज होंगे हर एक जगह पर। तो इसका मतलब टोटल वेज कितने होंगे? 625 वेज से हम लोग 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं। फिर रिपीटेशन अगर अलाउड होगा तो, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं था ना, इसलिए यहाँ पे नंबर वेज कम हो जाएंगे। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। अब उसमें बोल रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड by using a digit 0 1 2 3 4, by using a digit 0 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर बनाना, तो जगह बना तो फिर से 1 2 3 और 4 है ना। अब देखो, ये 0 जो है ना, ये पहले स्थान पर आ ही नहीं सकता, पहले पोजीशन पर आ ही नहीं सकता। अगर आ गया तो 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, 3 डिजिट नंबर होगा। तो पहले पोजीशन पर रखने के लिए 0 को छोड़ के अपने पास कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते हैं। तो पहले पोजीशन पर आपके पास कितने रास्ते आ जाएंगे? पहले पोजीशन पर आपके पास 4 रास्ते आ जाएंगे, इन चारों में से कोई तो एक होगा, करेक्ट। ठीक है, लेकिन सेकंड पोजीशन पर 0 आ सकता है। इसका मतलब सेकंड पोजीशन पर आपको रखने के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास? 4 होंगे ना। क्यों 4? क्योंकि इन 4 में से तो आपने पहले एक रखा है ना यहाँ पे। तो अब इसका मतलब अगर मान के चलिए इन 4 में से मैंने 2 रखा होता पहले, तो इसका मतलब मेरे पास कितने ऑप्शन होते? 1 2 3 4 होते हैं ना। फिर उसके बाद घटते जाएगा 3 और 2। इसका मतलब मेरे पास कितने वेज होंगे ऐसे नंबर्स को अरेंज करने के? तो 96 वेज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 96 वेज हो जाएंगे, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड होता इस केस में भी, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो देखो, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या कर सकते फिर? तो देखो, लेकिन पहले स्थान पर तो 0 आ ही नहीं सकता ना, रिपीटेशन अलाउड होगा तो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब पहले स्थान पर तो 4 ही पॉसिबिलिटी होंगी। हाँ, अब रिपीटेशन अलाउड है तो दूसरे स्थान पर इन 5 में से कोई भी नंबर उठा सकते हो। तो यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा। इस तरीके से अगर आपके पास रिपीटेशन अलाउड होगा तो आपका देखो इतने नंबर वेज आएंगे, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन करने से, है ना, इतने नंबर ऑफ वेज आएंगे आपके पास। तो देखो यहाँ पे फिर कितना होगा? 20 × 25 हो जाएगा, करेक्ट। 20 × 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब
500 वेज हो जाएंगे जिस वे से आप ये नंबर ऐसे अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन। क्या बोलते हैं उसको? फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, तो ध्यान रखना n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 3 2 1 ऐसे होता है। और एक चीज़, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा 1 होता है। और एक चीज़, n फैक्टोरियल को सिर्फ आप ऐसे भी लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। और कुछ फैक्टर की आपकी वैल्यू मेमोराइज होनी चाहिए। 4 फैक्टर का मतलब होता है 24, 5 फैक्टर का मतलब होता है 120 और 6 फैक्टर का मतलब होता है 720। अब इसको करना आता है ना आपको। 4 फैक्टर का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से कम कम करते जाना है आपको। तो देखो, परम्यूटेशन का अगर हम लोग डेफिनेशन के आएंगे ना, परम्यूटेशन के डेफिनेशन के आएंगे, तो डेफिनेशन क्या होता है देखो, नंबर ऑफ वेज of arranging R objects out of n distinct objects। तो देखो, हमारे पास अभी पिछले वाले एग्जांपल में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे ना, वो जो डिजिट्स थे ना हमारे पास 1 2 3 4, वो n डिस्टिंक्ट है ना, एक दूसरे से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे। उनको यूज करके हम लोग क्या करते थे ना, उसमें से R ऑब्जेक्ट को हमको अरेंज करना था, तो उसको बोलते हैं हम लोग परम्यूटेशन, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग परम्यूटेशन। इसका मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, तो अगर इसका हम लोग अगर एग्जांपल से अगर देखेंगे, तो मान के चलो मेरे पास ऐसे फ्रूट्स है, या कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो। इसमें कभी एग्जांपल बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो। और इसका जो नोटेशन होता है ना, वो NPR होता है। नोटेशन से NPR, उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसका अगर एग्जांपल देखेंगे, समझ लो मेरे पास 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो उसका आंसर जो होगा ना, वो होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल। करेक्ट, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देख के समझ लेते हैं ये वाला फॉर्मूला कैसे जनरेट हो रहा है। देखो, मान के चलो मेरे पास ऐसे कुछ फ्रूट्स है ना, जो पहला वाला फ्रूट है एप्पल है, ऐसे पकड़ के चलो, एप्पल है मेरे पास, ऐसे एप्पल है। सेकंड हम लोग अगर बनाया है, पे बनाना बनाया, अगर मैंने चलो ऐसे कुछ तो मैंने अगर बनाया बनाना, ठीक है, ऐसे कुछ तो बनाना हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है। थर्ड फ्रूट ले लो आप, गावा ले लो, गावा, वो ऐसे होता है, ऐसा कुछ तो थर्ड फ्रूट हमने बनाया। या कीवी ले लो, इसको कीवी बोल दो आप। उसके बाद अगर मैंने फोर्थ फ्रूट बनाया, वो स्ट्रॉबेरी जैसा होता है, ऐसे स्ट्रॉबेरी कुछ तो मैंने बनाया, ऐसे स्ट्रॉबेरी, है ना। और कुछ तो ब्लूबेरीज, ऐसे कुछ तो मैंने बनाया, ब्लूबेरीज, है ना। 5 फ्रूट्स हो गए, 5 फ्रूट्स हो गए। अब देखो, तो ये हो गया हमारे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या हो गए ये? n डिस्टिंक्ट, ये हो गए n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब इन n में से 3 ऑब्जेक्ट्स का आपको अरेंजमेंट करना है। तो उन 3 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हो? एक तो आप एप्पल ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, या गॉवा ले सकते हो। ऐसे इन तीनों का अरेंजमेंट कर सकते हो, या इन लास्ट 3 को कर सकते हो, या कैसे भी। तो देखो, ये जो 5 में से 3 ऑब्जेक्ट्स का जो अरेंजमेंट आपको करना था ना, तो कैसे कर सकते हो? देखो, इसको कुछ लेटर्स दे देता हूँ, लेटर्स, है ना, लेटर दे देता हूँ। देखो, एप्पल, बनाना, G,
इसको मैंने क्या बोला था, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी। या आप नाम वो रिपीट हो रहा है, ब्लूबेरी को छोड़ दो, ठीक है, लेकिन इसको बी डैश बोल देता हूँ ना, नाम सेम नहीं है, वो बी डैश बोलता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अलग है ना। तो ये बी और ये बी डैश है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको मैं ऐसे लिख के लेता हूँ, देखो ए बी जी एस बी डैश, जी एस बी डैश है ना। अब इन 5 लेटर में से आपको, यानी 5 लेटर में 5 फ्रूट्स है, आपको 3 फ्रूट्स को ही अरेंज कर देना है। तो इसको लोग फिलिंग द वैकेंट स्पेस वाला मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखो इसमें आप कैसे कर सकते हैं ना, देखो ये पहले स्थान पर 1 2 3 4 5, पाँचों में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे 5 हो गए वेज, तो पहले स्थान पर ए आ सकता है, और बी आ सकता है, और जी आ सकता है, और एस आ सकता है, और बी डैश। तो 1 + 1 + 1 प्लस करके 5 आएगा यहाँ पे। एंड अब लिखना पड़ेगा ना, एंड सेकंड पोजीशन के लिए एंड बोलना पड़ेगा। और कैसे बोल सकते हो ना, ये तो कंपल्सरी चाहिए ना सेकंड पोजीशन आपको, और थर्ड पोजीशन भी कंपल्सरी चाहिए आपको। अब देखो सेकंड पोजीशन पर आपके पास जो फ्रूट्स होंगे, अब मान के चलो मैंने फर्स्ट पोजीशन पर ए लिखा, एप्पल रखा, तो सेकंड पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर एप्पल नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता ना, क्योंकि लॉजिक से बात है ना। अब ये फ्रूट्स के केस में आपको रिपीटेशन कैसे होगा ना, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। फ्रूट के केस में रिपीटेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि एप्पल एक बार आपने रखा ना, तो फिर से एप्पल कहाँ से जनरेट कर सकते हैं ना आप। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रूट्स रखने के नंबर वेज कितने हो जाएंगे, 4, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3। तो इसका मतलब इसको अगर आप पूरा का पूरा सॉल्व कर दोगे, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 5 × 4 × 3 आएगा। ये तो मैंने फिलिंग द वैकेंट स्पेस इस मेथड से मैंने आपको समझाया। लेकिन अपना जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से आपको इसका आंसर कैसे समझेगा। देखो उसको करने के लिए ना, आपको देखो उसको करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है NPR। तो बताओ कितने मेरे पास फ्रूट्स है, 5, उसमें से कितने फ्रूट्स को अरेंज करना है आपको, 3। तो इसका फॉर्मूला होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन n - r, n - r यानी 5 - 3 2 फैक्टोरियल, इसका आंसर होगा नीचे। अब ये फॉर्मूला समझने में बहुत आसान है ना। तो देखो हमारा जो आंसर आया था ना, उसमें 5 4 और 3 था, 2 × 1 था क्या, नहीं था। तो देखो फैक्टोरियल का फॉर्मूला भी हमको यही बता रहा है ना। देखो 5 × 4 × 3 आंसर बता रहा है, लेकिन इसमें 2 × 1 जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसको हमने नीचे से 2 × 1 से कैंसिल आउट कर दिया, तो आंसर तो वही आएगा ना फिर हमारा। समझ रहे बात। इसलिए फिलिंग द वैकेंट स्पेस ये वाला मेथड बहुत ही स्ट्रांग है। कभी कभी फार्मूला भी फेल जाता है, लेकिन ये वाला मेथड कभी फेल नहीं होता, इसकी तरफ ध्यान रखना। तो आई होप सो यू अंडरस्टूड द फॉर्मूला ऑफ द परम्यूटेशन, इसको कैसे यूज करना है हमने पढ़ लिया। ओके और कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो देखो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इन अ ट्रेन, एक ट्रेन है मेरे पास। तो देखो इन अ ट्रेन 3 seats are vacant. In a train the 3 seats are vacant. Then in how many ways can 5 passengers sit, 5 passengers sit, how many ways 5 passengers sit। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना कि आपके पास ट्रेन में 3 सीट है, और उस 3 सीट पर 5 पैसेंजर का अरेंजमेंट आप कैसे कर दो कि वो सबके सब बैठ जाने चाहिए वहाँ पे। तो फिर कैसे कर सकते हो, है ना। ऐसा मत करना, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ कॉम्बिनेशन। 5 में से आप 3 सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसमें मैं अरेंजमेंट के बोल रहा हूँ। ये 5 पैसेंजर को आप अरेंजमेंट करना है 3 सीट्स पर आगे पीछे बैठा के, वो अरेंजमेंट, दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मूले से अगर इसका आंसर निकालेंगे, तो 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी 5 पैसेंजर्स है, उसमें से 5 पैसेंजर को यूज़ करके हम लोग 3 सीट्स पर उनका अरेंजमेंट करने वाले। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। इसको थोड़ा इंट्यूशन से देखते, देखो 3 सीट्स है ना, 3 सीट्स है। अब 3 सीट के लिए आपके पास 5 पैसेंजर्स है, ये पांचों भी डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे का अलग है। इसमें अगर कोई 2 जुड़वा भी होंगे ना, लेकिन उनको हम लोग अलग अलग पकड़ेंगे डिस्टिंक्ट के लिए। देखो फर्स्ट सीट पर ना इन पांचों में से कोई तो एक बैठ सकता है, तो यहाँ पे फर्स्ट सीट पर बैठाने की आपकी
5 अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, 5 अलग अलग तरीके हैं। फिर एक पैसेंजर तो फर्स्ट सीट पर बैठ गया, करेक्ट। फिर सेकंड सीट पर फिर एक कम होना चाहिए, तो 4 पैसेंजर का अरेंजमेंट होगा मल्टीप्लाई, और थर्ड सीट पर 3 पैसेंजर का अरेंजमेंट होगा। इसका मतलब आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज है जिससे आप पैसेंजर को अरेंज कर सकते हो, तो होगा 5 × 4 × 3। इस फॉर्मूले से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हाउ मेनी 4 letter words, how many 4 letter words be created, 4 letter words be created using the letters of the word monkey, देखो मंकी वर्ड का यूज करके आपको 4 लेटर का कोई भी वर्ड बनना चाहिए, और वर्ड कैन बी मीनिंगलेस, कुछ मीनिंग नहीं होना चाहिए उसमें, वर्ड कैन बी मीनिंगलेस, ध्यान रखना, वर्ड कैन बी मीनिंगलेस, ओके। तो पहले आप काम करो, इस लेटर जो मंकी है ना, उसमें कितने टोटल वर्ड्स है देखो, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब आपके पास 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उसका यूज करके आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है। अब इसको आप कैसे बना सकते हो, एक तो फिलिंग द वैकेंट स्पेस वाला मेथड यूज करो, या हमारा परम्यूटेशन वाला जो फॉर्मूला है उसका भी यूज कर सकते हो, करेक्ट। परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला है उसका भी यूज कर सकते हो। देखो, अगर परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6p4 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि 6 वर्ड्स है ना आपके पास, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अब एक कुछ थ्योरम हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ और थ्योरम भी है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग n objects out of n available distinct objects, यानी वो सिंपल सा देखो NPN। तो मुझको एक चीज बताओ, आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है और n ऑब्जेक्ट्स को n वेज में आपको अरेंज करना है, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, और नीचे आएगा 0 फैक्टोरियल, लेकिन 0 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है 1, तो इसका मतलब वो आंसर कितना आएगा, n फैक्टोरियल होगा। अब इसको थोड़ा लॉजिकली भी समझते हैं ना हम लोग। देखो, ये फ्रूट्स का मैंने एग्जांपल लिया था ना यहाँ पे, फ्रूट्स का मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे। देखो, आपके पास 5 फ्रूट्स है, तो उनको इन 5 में से 5 ऑब्जेक्ट को ही अरेंज कर देना है, 5 में से 5 वेज से ऑब्जेक्ट को अरेंज कर देना है आपको। तो कैसे करोगे, 5 पहले जगह पर 5 में से कोई तो एक आएगा, तो उसके 5 वेज हो गए। दूसरी जगह पर एक कम हो गया, तो 4 में से कोई तो आएगा। तीसरी जगह पर 3, चौथी जगह पर 2, और 5वीं जगह पर 1 आएगा। यानी 5 ऑब्जेक्ट्स को 5 वेज में अरेंज कर देना है, करेक्ट। तो ये 5 फैक्टोरियल आंसर आ जाता है ना हमारा, 5 फैक्टोरियल का, समझ बात। तो इस तरीके से इसको हम लोग अरेंजमेंट इसको बोल देते हैं। सिलेक्शन कुछ भी नहीं कर रहे, वो सिलेक्शन हमारा बाद में आएगा कॉम्बिनेशन चैप्टर में, ठीक है। अब देखो, इसका जो क्वेश्चन है, देखो, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स can be formed, using all
लेटर्स ऑफ द वर्ड, ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली, 1 2 3 4 5। देखो दिल्ली में 5 लेटर से, सभी 5 लेटर का यूज करके हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स बाय यूजिंग ऑल लेटर्स। तो ये हो गया ना फिर से 5P5, इसका मतलब 5 फैक्टर हो जाएगा, करेक्ट। ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी 120 इसका आंसर होगा। 120 आप वर्ड्स बना सकते हो। मे बी दे आर मीनिंगलेस, नो इशू इन दैट, दे आर मीनिंगलेस, नो इशू इन दैट, ओके। हम लोग अब नेक्स्ट वाला कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखो, words are created by rearranging letters of the word table, and arranged alphabetically, then what is the position of the word table? Then what is the position of word table? देखो आपको वर्ड्स क्रिएट करना है बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ टेबल, लेकिन उनको अरेंज करना अल्फाबेटिकली। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वर्ड टेबल? तो टेबल में कितने वर्ड्स आ रहे, देखो 5 वर्ड्स आ रहे। लेटर्स कितने आ रहे टेबल में? 5 आ रहे, करेक्ट। तो टेबल इस वर्ड में लेटर कितने आ रहे? 5 आ रहे। तो क्या करना है, टेबल इस वर्ड के लेटर को यूज करके आपको वर्ड्स क्रिएट करना है, लेकिन उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करते आपको जाना है। याद रखना अल्फाबेटिकली आप अरेंज करोगे, है ना, अल्फाबेटिकली। तो पहले क्या करेंगे देखो, पहले मैं ए से स्टार्ट कर लेता हूँ। ए अल्फाबेटिकली पहला होता है, उसके बाद बी पहला आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद एल होगा, उसके बाद टी होगा, करेक्ट। अब ध्यान से सुनना, टेबल इस वर्ड में कितने लेटर से? 5 है। तो ए के आगे 4 जगह खाली रहेंगी, बी के आगे 4 जगह खाली रहेंगी, ई के आगे भी 4 जगह खाली रहेंगी, एल के आगे भी 4 जगह खाली रहेंगी। वर्ड्स को क्रिएट करना है ना आपको। टी के लिए बाद में देखो, तो ए के आगे 4 जगह खाली है ना, तो ए को छोड़ के जितने भी लेटर है टेबल के, तो उनको कैसे अरेंज किया जाएगा? तो 4 लेटर्स इन 4 वेज। तो इसका कितना आएगा आंसर? 4 फैक्टर होगा इसका आंसर, ये 24 आ जाएगा, करेक्ट। ये 24 आ जाएगा, बराबर। ए उसी वर्ड का एक पार्ट है, तो उसको अलग से कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी लेटर्स कितने वे से अरेंज हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। तो कितना आंसर आएगा? 24 आएगा। यहाँ पे भी लेटर्स कितने वे से अरेंज हो जाएंगे बच्चे हुए? 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, करेक्ट। अब एल के आगे भी क्या होगा ना, तो फिर 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो गए तो 24 हो जाएगा। हाँ नहीं, और है ना, और ए से स्टार्ट होने लेटर, और बी से स्टार्ट होने लेटर, और ई से स्टार्ट होने लेटर, और तो इसका मतलब इसका यहाँ पे एडिशन करके जाना है इसको। तो यहाँ तक एडिशन कितना आ गया? 96 आ गया, है ना, 96 आ गया, 96 आ गया, करेक्ट। अब देखो, अब टेबल में, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टेबल वर्ड। अब देखो टी से स्टार्ट होने जो वर्ड होंगे ना, उसमें आपको टेबल इस वर्ड का पोजीशन चाहिए। तो डिक्शनरी में हम लोग कैसे ढूंढते हैं ना, टेबल के नजदीक वर्ड कैसे ढूंढते हैं? आप पहले टी के बाद ए को फिक्स करना पड़ेगा। एक टी के बाद ए को फिक्स किया तो 3 जो बचे हुए वर्ड्स हैं ना, उसमें क्या भी आ सकता है ना, फिर वो टेबल नहीं आएगा। तो इसलिए मुझको क्या करना पड़ेगा? बी को फिक्स करना पड़ेगा। अल्फाबेटिकली चल रहा है ना सब कुछ, ए के बाद बी, है ना, बी को फिक्स करना पड़ेगा। यानी सब जगह से नहीं,
इस तरीके से भी अल्फ़ाबेटिकल और इस तरीके से भी अल्फ़ाबेटिकल, इसका ये मतलब होता है। अभी TAB, इसका मतलब टेबल जैसे कुछ तो फॉर्म हो रहा है। अब लेटर देखो क्या बचता है, E और L बचता है ना, लेकिन E और L को रीअरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, दो ना। एक बार यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल लिखोगे तो ये E हो जाएगा और L हो जाएगा, और उसके बाद फिर टेबल लिखने के लिए फिर LE हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब EL का अल्फ़ाबेटिकल लिखोगे तो वो +197, और LE को अरेंज करेंगे 2 फैक्टोरियल वे से तो उसका एक +198 हो जाएगा। तो इसका मतलब 98 पोजीशन पर आपको टेबल ये वर्ड मिल जाएगा, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे हम लोग फिर कैसे करेंगे देखते हैं। देखो अब यहाँ पे एक थ्योरम है, थ्योरम क्या देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग P plus Q plus R objects out of which P are alike objects of one kind and Q are alike objects of second kind, and P and Q are alike objects of second kind। देखो अलग है ना, सेम है ना, सेम ऐसे। तो एंड उसमें जो R है ना, R वो होने चाहिए R डिस्टिंक्ट, R एक दूसरे से पूरे के पूरे अलग अलग है। P अलग का मतलब सभी P सेम है, और Q अलग है ना, सभी Q सेम है, और R डिस्टिंक्ट है। तो इसका मैं क्वेश्चन लेके समझाता हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसके ऐसे क्वेश्चन कैसे ढूंढना है आपको। देखो हाउ मेनी 3 digits number can be found, using the digit 1 2 2। अब देखो इसमें R को एक डिस्टिंक्ट बोल दो आप, लेकिन 2 और 2 सेम है ना, लेकिन ये वाला जो 2 है ना, ये जो 2 है ना, ये और 2 ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, है ना, रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब अगर मान के देखो, मैंने आपको अगर स्टार्टिंग में जो एग्जाम होता था उस तरीके से अगर जाएंगे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3, अगर मैंने ऐसे बोला होता तो उसमें आप कैसे लिखते हैं, देखो उसमें कैसे लिखते हैं आप, देखो 1 2 3, उसमें आप लिखते 1 3 2 3 1 2 2 1 3, फिर उसके बाद लिखते 1 का तो हो गया, 2 3 1 5 हो गए। तो उसके बाद आप लिखते अलग अलग वे से अरेंज करते ना। तो अलग अलग वे से अरेंज करने का मतलब क्या होता है, 1 2 3 हो गया, अच्छा 3 से बचा है ना एक, 3 1 2 हो जाएगा, नहीं 3 1 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, 3 2 1 हो जाएगा, 3 2 1 हो जाएगा। तो ये 6 अलग अलग तरीके आ रहे हैं आपके पास, 6 वेज आ रहे हैं ना, 6 वेज आ रहे हैं आपके पास। ओके अब देखो अगर आपके पास 6 वेज आ रहे हैं ना, मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ 1 2 3 ना, ये 3 को हटा के यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। तो इन नंबर में जहाँ पे 3 दिख रहा है वहाँ पे 2 डाल दो आप। तो देखो वहाँ पे 2 डाल दिया मैंने। अब इसमें हो क्या रहा है ना, जब नंबर रिपीट हो जाता है ना, रिपीटेशन यानी सॉरी, कोई तो चीज़ एक दूसरे के सेम हो जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है, देखो यहाँ पे ये 2 नंबर सेम बन गए, 2 2 1 और 2 2 1 सेम बन गए, 2 1 2 2 1 2 ये 2 सेम बन गए, और 1 2 2 1 2 सेम बन गए। यानी असल में कितने वेज आ रहे हैं अरेंज करने के, 3 ही तरीके आ रहे हैं ना, 6 नहीं आ रहे। तो इसका मतलब हाफ हो गया ना उसका, फिर कितना हो गया, हाफ हो गया। यानी अगर मैंने नंबर 1 2 3 लिए होते 1 2 3, तो उसके अरेंज करने के कितने वेज आते, फिर हमको 6 तरीके आते हैं ना, 6। हाँ यानी 3 डिजिट नंबर बनाना है और 3 डिजिट से, तो उसका मतलब 3p3 हो जाएगा। 3p3 का मतलब कितना आता, 6 फैक्टोरियल आ जाता, सॉरी 3 फैक्टोरियल आ जाता,
करेक्ट, 3 फैक्टोरियल आ जाता। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, अब इसमें क्या हो रहा है ना, जब आप कोई चीज़ रिपीट हो जाती है ना, रिपीट, तो ये जो आंसर हमारा 6 वेज आ रहा है वो उसका एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, है ना, उसका एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। अब देखो ये जो पी और क्यू कितने बार आ रहे हैं, यानी सॉरी 2 और 2 को मैं पी ऑफ वन काइंड बोल देता हूँ, क्यू ऑफ सेकंड काइंड यहाँ पे नहीं है, पी ऑफ वन काइंड, यानी 2 और 2 एक काइंड के है, सेम है। लेकिन अगर 3 3 भी होता तो क्यू ऑफ अनदर काइंड होता, लेकिन पी ऑफ वन काइंड होता। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो पी का टर्म कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो पी का टर्म जितने बार आ रहा है सेम वैल्यू, तो उतना फैक्टर लेके आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ना वो एक्चुअली इसका लिखना पड़ेगा आपको 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टर, ये आपको आंसर निकल के आएगा, ये आंसर आपको निकल के आएगा। अरे वो सब में इसका मतलब अगर मेरे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स है पी क्यू आर, ये इनको मिलके n ऑब्जेक्ट्स है, तो इसका फैक्टोरियल इतना होगा डिवाइड बाय रिपीट कौन हो रहा है, पी और क्यू रिपीट हो रहा है, तो उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, जितनी बार आ रहे उतनी फैक्टोरियल से उनको डिवाइड कर दो, तो पी फैक्टोरियल अपॉन क्यू फैक्टोरियल। तो यहाँ पे पी कितनी बार आ रहा था, 2 बार आ रहा था, 2 to n है, 2 बार आ रहा था, तो उतने फैक्टर से उसको डिवाइड कर देना है। कुछ और एग्जांपल हम लोग पढ़ लेते हैं, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड by rearranging how many words can be created by rearranging the letters of word Mumbai, तो यहाँ पे एम कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार हो रहा है ना। तो इसका मतलब टोटल लेटर्स काउंट करो आप, टोटल यहाँ पे लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5, तो आप काम करो, यहाँ पे P अलाइक ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 2 है, तो 2 लिखा। Q है क्या इसमें, Q कहीं पे नहीं है। और R डिस्टिंक्ट कितने हैं, डिस्टिंक्ट यानी U B और I, कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, सॉरी A भी आएगा ना यहाँ पे, सॉरी A भी आएगा, मुंबई, ठीक है। तो देखो R डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कितने, 4 है ना, तो उनका फैक्टर ले लो, और जो रिपीट हो रहा है उसका फैक्टर से डिवाइड कर दो। तो P अलाइक ऑब्जेक्ट कितने हैं, 2 है ना mm, तो उसका फैक्टर कितना होगा, 2। तो इसको डिवाइड करने के बाद आपको आएगा 726 फैक्टर एंड 720 डिवाइड 2 कितने होंगे, 360 वेज होंगे, जिस वेज से आप क्या कर सकते हो, मुंबई लेटर के वर्ड को लेटर के यूज़ करके आप वर्ड्स को क्रिएट कर सकते हो। अब आ रही बात समझ। और एक क्वेश्चन कुछ ले लेते, देखो हाउ मेनी words can be created by rearranging Allahabad by rearranging the Allahabad, ठीक है, rearranging the Allahabad, ओके। अब देखो इसमें P कितने हैं, अलाइक ऑब्जेक्ट्स P को मैं अगर A लेटर बोल देता ना, 1 2 3 4, तो P 4 बार आ रहा है, Q कितनी बार आ रहा है, L डबल हो रहा है ना, L, तो L डबल हो रहा है, तो वो 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। R डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कितने, देखो R डिस्टिंक्ट कितने, H 1 ये 2 3 है, तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है वो लगा दो, 4 + 2 + 3 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, और जो रिपीट हो रहा है P फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बस आ गया हमारा आंसर। देखो कितना आसानी से हम लोग इसको कर रहे हैं,
तो यू शुड गेट दिस आइडिया क्लियर। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया परम्यूटेशन का कैसे हो काम किया जाता है ना। परम्यूटेशन का काम कैसे होता है देखो, एक क्वेश्चन है और एक देखो, क्वेश्चन ऐसे लिखा है, इफ एन insect wants to travel from A to B on the net A to B on the net in shortest possible path then how many paths are possible? तो इसमें कितने पाथ्स पॉसिबल है आपको, इसमें कितने पाथ्स पॉसिबल है ये रखना। और इसका एक नेट का डायग्राम आपको उसने दे दिया, तो नेट का डायग्राम देखो क्या है, ऐसे आपको नेट का डायग्राम दे दिया यहाँ पे। वो एक्चुअली ऐसे नेट बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे 5 कॉलम्स है और 3 रोज है ऐसे, है ना। तो यहाँ पे मान के चलो पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, तो नेट से जा रहा है नेट। तो नेट का मतलब क्या होगा ना, इंसेक्ट इस लाइंस पर ही चलेगा, ये बीच में खाली जगह है ना, यहाँ पे गिर जाएगा इंसेक्ट, वहाँ तो जो है नहीं जाएगा, लाइंस पर चलेगा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या हो सकता है देखो, या ऐसे जा सकता है। ध्यान रखना, अगर वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लेगा तो हमेशा ऊपर जाना चाहिए और राइट में जाना चाहिए, कभी लेफ्ट में और नीचे नहीं आना चाहिए। अगर वो लेफ्ट में और नीचे गया तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ नहीं होगा ना, क्योंकि लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव एक्सिस, नीचे आएंगे तो नेगेटिव एक्सिस, तो वेक्टर का फिर वो क्या होगा, समेशन से वैल्यू कम, लेफ्ट और राइट में नहीं जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर क्या होता है ना प्रॉब्लम, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। शॉर्टेस्ट का मतलब वो पॉइंट बी तक जाने के लिए हमेशा ऊपर जाना चाहिए और राइट में जाना चाहिए, उसको शॉर्टेस्ट बोलते हैं, ये आपको समझा होगा। या दूसरा शॉर्टेस्ट ऐसे हो सकता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ बात, ऐसे जा सकता है। तो ऐसे कितने पाथ उसको पॉसिबल है, तो पहली चीज आप सोच के देखो, कौन से भी पाथ ले लो उसमें हॉरिजॉन्टल एरोस कितने हैं, 5 है, और वर्टिकल एरोस कितने हैं, 3 है ना। आप कौन से भी पाथ ले लो उसमें हॉरिजॉन्टल एरो आपको 5 मिलेंगे और वर्टिकल एरो आपको 3 ही मिलेंगे, यानी हर पाथ में ये हॉरिजॉन्टल एरो, इसको बोलेंगे P और इसको बोलेंगे Q, या हमेशा रिपीट होते जाएगा ना हर एक पाथ में, हॉरिजॉन्टल एरो 5 और वर्टिकल एरो 3, ये रिपीट होते जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे R नहीं है, R कोई डिस्टिंक्ट अलग अलग कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला R निकल दो तो P प्लस Q फैक्टोरियल, इसका मतलब 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल एरोज और वर्टिकल एरोज रिपीट होते जाएंगे ना, रिपीट होने का मतलब डिवाइड करना पड़ेगा आपको, फिर 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, बस आ गया आपका आंसर। इतने शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है उसके पास इंसेक्ट को, वो ए से बी जाने के लिए, ठीक है, ए से बी जाने के लिए, हाँ ओके। अब हम लोग आएंगे ये परम्यूटेशन को पढ़ने के बाद, नाउ वी हैव कम टू द पार्ट दैट इज कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल से समझेंगे, बाद में इसका फॉर्मूला बताऊंगा। इन हाउ मेनी वेज टू बॉयज टू बी सिलेक्टेड, अब इसमें सिलेक्शन होता है, अरेंजमेंट नहीं होता, ध्यान रखना। इन हाउ मेनी वेज टू बॉयज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 4 बॉयज, ठीक है। अब देखो आपके पास बॉयज को ग्रुप है, ऐसा देखो, इन हाउ मेनी वेज 2 बॉयज आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप ऑफ 4 बॉयज, 4 बॉयज के ग्रुप से आपको 2 बॉयज को सिलेक्ट कर देना है। तो कौन कौन से वेज हो सकते हैं सिलेक्ट करने के, वो 4 बॉयज है ABCD, उनके नाम है ABCD, और इसमें से 2 बॉयज को आपको सिलेक्ट करना है एट ए टाइम। तो आप ले सकते हो AB, उसके बाद BC, उसके बाद CD, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो ना, लिखने में थोड़े आसान होंगे। देखो
ए बी ले सकते हो, ए सी ले सकते हो या ए डी ले सकते हो। यानी आपके पास 3 वेज हो गए सिलेक्शन के, अरेंजमेंट के नहीं, सिलेक्शन के। बी सी और बी डी ये 2 वेज हो गए, और ये सी डी एक वे हो गया। तो टोटल कितने वे से आप इसको अरेंज कर सकते हो? 6 वेज से कर सकते हो ना, 6 वेज से इसको अरेंज कर सकते हो। देखो ध्यान रखना, लेकिन इसमें ए बी और बी ए का मतलब सेम ही होता है कॉम्बिनेशन में। अरेंजमेंट होता तो ए बी और बी ए को हम लोग अलग अलग लेते हैं। आर गेटिंग दिस आइडिया क्लियर? ए बी और बी ए का मतलब सेम ही होता है, अरेंजमेंट होता है तो उसको हम लोग अलग अलग लेते हैं। तो इसका मतलब अब हम लोग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनाएंगे। हाँ, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनाएंगे। अगर ये परम्यूटेशन वाला होता, अगर अरेंजमेंट वाला होता ना, अगर मेरे पास 4 लेटर से, तो 4 लेटर से आपको 2 लेटर का वर्ड बनाना है, 4 लेटर से 2 लेटर का वर्ड बनाना है, तो कैसा होता? तो 4p2 लिखा जाता है ना परम्यूटेशन में। आपको कॉम्बिनेशन समझा रहा हूँ परम्यूटेशन से। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में डिफरेंस ये होता है कि कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है और परम्यूटेशन में अरेंजमेंट। तो अगर मैंने बोला कि 4 लेटर से आपको 2 लेटर्स का वर्ड बनाना है, तो कैसे करोगे? 4p2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा, करेक्ट? तो देखो इसको ऐसे करके देखेंगे, 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाय 2 × 1 आएगा। लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन का आंसर कितना आ रहा है? 6 वेज आ रहा है ना। तो परम्यूटेशन से तो आंसर 6 वेज नहीं आएगा, परम्यूटेशन से तो आंसर 6 वे नहीं आएगा ना। तो परम्यूटेशन से आंसर अगर 6 वे लाना होगा, तो हम लोग एक काम करते, देखो हमको ये वाला टर्म रिटर्न करना है ना, ये वाला टर्म यहाँ पे रिटर्न करना है ना, करेक्ट? तो इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, बाकी हटाने वाले, तो फिर से ये हटेगा नहीं बाकी, तो फिर से हम क्या करेंगे, नीचे 2 × 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। 2 यानी आर का वैल्यू ना, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकल के आएगा। देखो NPR होगा तो उसको आर फैक्टर से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब NPR अपॉन आर फैक्टोरियल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन NCR। हो गया ना प्रूफ? क्योंकि ये पूरा काट के इसको हम लोग 6 बना सकते हैं ना आंसर इसका। तो परम्यूटेशन से हमने फॉर्मूला निकाला कॉम्बिनेशन का, ठीक है? तो आगे बस में इसका मतलब NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल, करेक्ट? अब ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हो आसानी से। देखो इसको कैसा भी याद रख सकते हो, कोई आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स का आपको सिलेक्ट करना है, अरेंजमेंट नहीं करना है, सिलेक्शन करना है। तो r ऑब्जेक्ट्स का आपने सिलेक्शन कर दिया है ना, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना है कि r ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट कर देना, उसी का आपको फैक्टर लेना है, वही हमारा बन जाएगा परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला। बस यहाँ से तो मैंने आपको इसको प्रूव कर दिया, कैसे करना है, क्या करना है, कि हम लोग देखा। तो इसका हम लोग कुछ एग्जांपल पढ़ लेते। देखो अगर आपके पास 4c2 होगा ना, तो 4c2 कैसे लिखोगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन, मैंने अभी बताया था ना, NPR अपॉन आर फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन NPR बना दो पहले, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, करेक्ट? यानी सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ से बन के निकल के आएगा। देखो NPR जैसा ही फॉर्मूला होता है इसका, NPR जैसा ही फॉर्मूला होता है, n माइनस आर फैक्टोरियल, एक्स्ट्रा आर फैक्टोरियल आ जाता है, बस दूसरा कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है? इस तरीके से इसको आप कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व। कुछ ट्रिक्स और टैक्टिक्स से कॉम्बिनेशन यूज करते। देखो NC0 = 1 लिखा जाता है, तो देखो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से 0 सिलेक्शन करना है, तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में 0 सिलेक्शन करना है, यानी कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना ना, तो उसका वे कितना होगा? एक ही होगा ना फिर वो। इसको फॉर्मूले से भी करके देख सकते हो आप, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टर तो 1 होता है, n फैक्टर कट के आंसर 1 ही आएगा ना फिर आपका। NC 1 होता है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से एक सिलेक्शन करना है, तो कितने वेज होंगे? n नंबर ऑफ वेज होंगे ना, तो लॉजिक से पता चल रहा है ना आपको यहाँ पे। NCS n ऑब्जेक्ट में से n ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करना है, तो एक ही वे होगा ना उसका फिर।
और एन सी आर इज इक्वल टू, और एक फॉर्मूला होता है एन सी एन माइनस आर, इसको करके देख सकते हो। यानी ये वाला फॉर्मूला कब यूजफुल होगा आपको बता। देखो आप ऐसे कर रहे हो, एन सी 7 कर रहे हो, इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करते हुए बैठेगा ना, तो इसको रिड्यूस कर सकते हो आप। 9C7 9 माइनस 7 कितना होगा 2, तो 9C2 का जो आंसर होगा वही NC7 का आंसर होगा। दोनों का तो आंसर सेम होना चाहिए। और 9C2 को स्प्लिट आप ऐसे कर सकते हो, 9C2 को ऐसे स्प्लिट कर सकते हो। आप देखो कैसे स्प्लिट करना है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे नीचे कितना लिखा है 2, तो 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 इंटू 8, और आगे वाला जो है ना पार्ट, वो आगे वाला कितना हो जाएगा फिर, वो 7 फैक्टर हो जाएगा। सॉरी ये नहीं, ये 7 फैक्टर करने की जरूरत नहीं, NC2 को हमने रिड्यूस कर लिया ना। तो NC2 को रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, NC2 को ना आप 9 को 2 बार लिखो, कम करो, और नीचे 2 फैक्टर से डिवाइड कर दो। अगर NC3 होता ना तो 9 को 3 बार कम कर दो, 9 इंटू 8 इंटू 7, और नीचे लिखो 3 फैक्टर। बस ये तरीका होता है शॉर्टकट उसको करने का, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। बस इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो और क्या करूँगा, अब आपका जो मैथ्स का सिलेबस जो बचा है उसके लिए मैं आपको टाइम टेबल अभी प्रोवाइड करने वाला हूँ। और अभी हमारा ऑलमोस्ट ऑल द सिलेबस इज कंप्लीटिंग, तो मैथ्स के लिए भी हम लोग अब जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना शुरू कर देंगे। तो अब हमारा आज से मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छे से करते जाओ, बीच बीच में टेस्ट लेता जाऊँगा। और पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद आपके फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है, तो उसकी तैयारी आपसे शुरू कर दो। उसका टाइमिंग, टाइम टेबल सब कुछ मैं आपको अपलोड करते जाऊँगा। थैंक यू सो मच।